वहीं सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर हैं और सीएम मनोहर लाल आज कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है मुलाकात के दौरान। तो प्रदेश के मुखिया दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान वो कई मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं और कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। और वहीं चंडीगढ़ में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने नए नियुक्त किए गए सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई। रिटायर्ड आईएएस ज्योति अरोड़ा और एडवोकेट पंकज मेहता को हरियाणा का नया सूचना आयुक्त चुना गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जब सीएम मनोहर लाल ने पंकज मेहता को शपथ दिलाई और उसके बाद ज्योति अरोड़ा को शपथ दिलाई। तो एक अहम जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने दी है। आपको यह भी बता दें कि ज्योति अरोड़ा आईएएस रिटायर्ड आईएएस हैं और वहीं पंकज मेहता एडवोकेट हैं। अब नए नवनियुक्त सूचना आयुक्त इनको बनाया गया है और आज शपथ दिलाई गई है। और वहीं हरियाणा में HTET 2021 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। लेवल 1, 2 और 3 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। रिजल्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। और वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी मांगों को लेकर 50 दिनों से भी ज्यादा से आंगनबाड़ी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करनाल से है, दूसरी तस्वीर कैथल से है और तीसरी तस्वीर रेवाड़ी से है, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं मांगों को लेकर। एक और जहां सरकार से गुहार लगा रही हैं, तो दूसरी ओर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। तो 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आंगनवाड़ी कर्मचारी अपना विरोध जता रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। 50 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। करनाल की तस्वीर है, कैथल की है, रेवाड़ी की है। तो हरियाणा में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज 51वें दिन भी धरना जारी रहा। यह रिपोर्ट देखिए। सरकार की हर योजना को जन जन तक पहुंचाने में आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। लेकिन अब आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी अलग राह चुन ली है और ये राह सरकार के खिलाफ आंदोलन की है। 50 दिनों से ज्यादा हो गए और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। प्रदेश में तालमेल कमेटी आंगनवाड़ी वर्कर्स के आह्वान पे मनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार आंगनवाड़ी वर्करों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की बजाय
लंबा खींच के दमन का रास्ता अपना रही है, छटनी की जा रही है नेतृत्वकारी नेताओं की और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अलग से कोई मांग नहीं है, प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा है, उसको लागू करने की मांग है। और मुख्यमंत्री के साथ 18 में हड़ताल के दौरान जो समझौता हुआ था, जिसमें वर्कमैन मानते हुए न्यूनतम वेतन देना और 6 महीने जनवरी और जुलाई में महंगाई के जो आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों को लागू करने की मांग है। जो आज हमारा 8 दिसंबर से लेकर आज क्या 9वां दिन निकल गया है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। हमारे धरने ऐसे ही चलते रहेंगे। जो हमारे पर सरकार इतना दमन करेगी, कभी लेटर काट रही है, कभी हमारे को टर्मिनेट कर रही है, और हम भी सरकार को दिखा देंगे कि हम भी अपने मैदान से उठकर भागने वाले नहीं हैं। जी, हमारी 8 दिसंबर से लगातार धरना जो चल रहा है, उसके ऊपर सरकार कोई भी सुनाई नहीं कर रही है और हमें आज 51 दिन हो गए हैं और इसमें हमने काले वस्त्र धारण किए हैं, काला दिवस मनाया है आज। और पीओ मैडम को लेटर देंगे आगे के ये हड़ताल के लिए भी, और जल्द से जल्द हम चाहते हैं सरकार हमारी मांग को पूरा करे, और नहीं तो हमारी हड़ताल ऐसे बढ़ती रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इस आक्रोश और निराशा की वजह है सरकार की वादाखिलाफी। जो वादे सरकार ने 2018 में किए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग 2018 में की गई घोषणाओं को लागू किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आंगनबाड़ी वर्कर्स को 24,000 न्यूनतम वेतन मिले, हेल्पर्स को 16,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए, महंगाई भत्ते का बकाया एरियर भी दिया जाए, महंगाई भत्ते की तमाम किश्त मानदेय में जोड़कर दी जाए, ऑनलाइन काम के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स ने क्या कुछ नहीं किया। अधिकारियों के कार्यालय का घेराव, मंत्रियों के आवास का घेराव और काम बंद करते हुए हड़ताल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हर तरीका अपनाया, लेकिन इसका नतीजा शून्य ही रहा। मंत्रियों ने इनकी मांगों को जायज भी माना और सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इसके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। बहुत लंबे समय से आंगनवाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी बार मुख्यमंत्री से मीटिंग उनकी पहले भी हो चुकी थी और दूसरी मीटिंग हुई, और मुख्यमंत्री इनकी जो मांग थी, जो जायज थी, उन्होंने माना भी। इन्होंने कहा हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई, कुछ डिमांड हमारी और बाकी है, कुछ जो वर्कर हैं उनकी प्रमोशन करी जाए। तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, और जो ज्ञापन में जो भी है मैं मुख्यमंत्री से बात करके कि अभी पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश के चुनाव है 5 राज्यों में, और जैसे समय मिलेगा मैं उनसे बात करूंगा और जो उनकी जायज डिमांड है उनको सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स 5 फरवरी तक हड़ताल पर हैं और सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि उनके असहयोग का असर सरकार पर होगा और सरकार को इनकी जरूरतें और मजबूरियां समझ आएंगी। चरखी दादरी से महासिंह की रिपोर्ट। तो उधर प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सतनाली की है, दूसरी तस्वीर अंबाला और तीसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मांगे नहीं माने जाने पर बिजली कर्मचारियों ने 22 फरवरी को राज्यव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। इसके बाद 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी कर सकते हैं। और वहीं कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार 1 फरवरी को तीसरा बजट पेश करेगी। महंगाई के दौर में पेश होने वाले इस बजट को लेकर व्यापारियों, किसानों, महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। वहीं बजट से बार एसोसिएशन के वकीलों को काफी उम्मीदें हैं। उनसे चर्चा की हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर ने। कोरोना काल के बीच जिस तरह केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, जिससे आम लोगों को भी उम्मीदें हैं, उसके दौरान बार में भी वकीलों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में यह बजट आया है। इसको लेकर वकीलों से बातचीत करते हैं। इस बजट को लेकर उनके मन में क्या है, उनकी राय क्या है। क्या नाम क्या आपका? हरपाल ग्रोवर, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन रतिया। हाँ, ये बताएं, जो 1 तारीख को केंद्र सरकार बजट लेके आ रही है, किस तरह की उम्मीदें मानते हो उससे? उम्मीदें तो बहुत सारी होती हैं। जब पिटारा खुलता है तो सभी उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन
सभी के लिए कुछ ना कुछ नहीं हो पाता। उम्मीदें तो देखो जी, अब पटारा खुलेगा तो उम्मीद तो रखी जाती है कि इसके अंदर बढ़िया कोई आए, मगर उम्मीद आगे ये भी करते हैं महंगाई कम होनी चाहिए। हर चीज पे, जैसे किसानों पे है, खाद है, स्प्रे है, उस पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए सरकार को। दूसरे गरीब आदमी है, सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल है। जब पेट्रोल डीजल कम हो जाए तो मेरे ख्याल 50% तो काम वैसे ही हल हो जाएगा। हमें केंद्र सरकार से यही आग्रह है कि जो मिनिमम टैक्स की स्लैब है, जो टैक्स रिबेट का दायरा है, उसे बढ़ाया जाए। जैसे वैसे महामारी कोरोना आया है, इसने लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई कम की जाए, जीवन की आधारभूत चीजें हैं उसको टैक्स के दायरे से बाहर किया जाए। इसी तरह पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी और टैक्स दायरे से बाहर किया जाए। हर एक वर्ग की आंखों में आशा है और उम्मीदें हैं कि उनके लिए कुछ होगा। जो मजदूर है, किसान है, चाहे वो व्यापारी है, सबको उम्मीद है। और हमारी जो वकीलों की उम्मीद भी यही है कि वकीलों के लिए भी कुछ रखा जाए इसके अंदर। अभी आपने सुना कि बार के वकीलों का सभी की एक ही राय है कि महंगाई कम की जाए, और जो डीजल पेट्रोल के दाम है अगर वह कम हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी रेट में कमी आएगी उसको लेकर महंगाई कम होगी। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। और वहीं करनाल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी पहचान गांव अंजनथली निवासी 24 साल के वीरू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वीरू कपड़े का काम करता था। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। नहर के किनारे पिक्कर का पेड़ है, उसके साथ एक नवयुवक है जो लटका हुआ है। तो अभी एफएसएल की टीम बुलाई है, वो आते ही फिर इसका मुआयना करके और इसका पोस्टमार्टम। और वहीं हरियाणा में बीते कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि 2 दिनों से धूप निकलने से लोगों ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन ये ठंड बेसहारा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। अंबाला में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां रेलवे स्टेशन रोड पर कड़ाके की ठंड के कारण एक युवक की जान चली गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के शिनाख्त की कोशिश की। फिलहाल अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। एक लावारिश हालत में एक बॉडी मिली है, जो रात को करीबन आसपास के जो पूछने वालों ने बताया है कि करीब 2-3 बजे के बाद की ये बॉडी पड़ी है। तो रात को ठंड के कारण इसकी मौत हो गई है स्वास्थ्य चौक पे, और सुबह खबर मिली है तो मौके पे हाजिर आके इसको सिविल लाइन मोर्चरी में रखाया गया है, जिसकी वारसात की तलाश की जाएगी और उनके बारे में पता किया जाएगा। ऐसा लगता है कि हरियाणा में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, खुलेआम वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा फरीदाबाद में देखने को मिला, जहां एक बार फिर बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। मामूली कहासुनी से शुरू हुई इस लड़ाई में बदमाशों ने युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि युवक अधमरा सा हो गया, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं पानीपत में 2 परिवारों को लोन लेना महंगा पड़ गया। इन 2 दिनों में पानीपत में 2 ऐसी वारदातें हुई जो फाइनेंस कंपनियों की मनमानी को उजागर करती हैं। कंपनी को दबाव के चलते पानीपत में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरे परिवार ने फाइनेंस कंपनी पर किस्त के लिए मारपीट का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। लोन देने के लिए फोन पर फोन करने वाली फाइनेंस कंपनियां कब वसूली वाले गुंडों में बदल जाती हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। फाइनेंस कंपनी की गुंडागर्दी की 2 दिन में 2 वारदातें पानीपत से ही सामने आई हैं। पहले मामले में तो पानीपत के एक किराना व्यापारी ने फाइनेंसर से तंग आकर नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों ने इसके ऊपर दबाव बना रखा था, हमने देने का भी वादा कर रखा था, भी पैसे देंगे मकान बेच के। इन्होंने धमकी कोई दी थी जो उसको बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए मेरे भाई ने ये कदम उठाया, अपनी जान गवा बैठा है।
इन लोगों से पैसे लिए थे, पैसे देने की भी बात कही थी, लेकिन इन्होंने धमकी दी, रिवाल्वर भी दिखाया किसी ने। 20/1/2022 को हमें सूचना मिली थी कि नरेंद्र नाम का व्यक्ति अपने घर से चला गया है, जिस पर हमने FIR दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई थी। जो आज नरेंद्र की डेड बॉडी नहर से मिली हमारे को, जिसकी डेड बॉडी को GH पानीपत में डेड हाउस में रखवा दिया गया है। जो अब समय गैर होने की वजह से आज उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जो कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई जा रही है। वहीं दूसरा मामला गुरुवार का है, जहां पैसों के लेन देन के चलते हुए विवाद में 6 लोग घायल हो गए। दरअसल कच्चा कैंप निवासी नीरज ने सेल्फीन फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस पर पैसे लिए हुए थे, जिसके किश्त बकाया थी। मौके पर परिजनों और फाइनेंस कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के लिए कंपनी ने परिजनों को जिम्मेदार बताया तो परिजनों ने कंपनी को। मामला क्या है? ये ओल्ड इंडस्ट्री में थाने के एरिया के अंदर 2 पक्षों का आपसी में लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई फाइनेंस को लेकर। ये फाइनेंसर आपसी में लड़ाई झगड़ा होने की वजह दोनों पार्टियों की चोटें आई हैं। जैसे कंप्लेंट होगी उसी हिसाब से कार्रवाई मैंने लाई। हमारी मेरे मम्मी का चश्मा टूट गया और कान का कुंडल टूट गया। कुंडल हमारे पास ही है, टूट के नीचे गिर गया। और फिर मैं आया, मेरे से हाथापाई कर लेंगे 2 जने। फिर एक जने को मैंने पकड़ के बिठा लिया। फिर उन्होंने 20-25 जने बुलाए, हमारे घर पे हमला करा। मेरी मम्मी को, मेरी भाभी को और मेरे दूसरे भाई को पिटा उन्होंने और फिर चले गए। लोन किस पे कितना लिया था? यही 20-25 हज़ार का ही था जी। किस चीज पे लिया था? सेल्फ इन कंपनी होगी कोई मेरे हिसाब से। सिर पे तलवार मारी जिन्होंने, चाकू भी ले रहे, तलवार भी था, रोड़े भी थे, डंडे भी थे। 15-20 जने थे। तुम्हारा सगा भाई था? हाँ सगा भाई था जी। है ये लोग लड़ाई झगड़े के साथ आए हैं, कच्चा कैंप में इनकी लड़ाई हुई है। 5-6 लोग हैं, छोटे हैं, इनको बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। लोगों ने इनके भाई के नाम पे लोन हुआ हुआ है, नीरज के नाम पे, और नीरज मिलता ही नहीं है घर पे। 2-3 बारी टाइम दे देता है और आता नहीं है, मिलता नहीं है। आज भी इनकी वाइफ थी या कौन था, जो भी आए उन्होंने बोला हम बोल देंगे ऊपर। तो इसने, ये लड़का गया था, ये मेरा क्रेडिट का लड़का है, इसने बोला कि EMI जी आपने टाइम दिया हुआ है, हमें किसी से, तो जेंट्स को बुला दो, किसी से बात करनी। यही आया है, शायद यही है ना, यही आया है। और इसने बोला कि कोई बात नहीं करनी हमारे को, यहाँ से जाओ, गली में खड़े होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जब इसने बोला कि नहीं देखो हम EMI के लाए, हमारे पर भी प्रेशर है, पहली EMI है, पहली EMI भी नहीं दे रहे, 1.5 महीने बाद आई है EMI तो दो। उठा के कॉलर पकड़ लिया इसका, अंदर से फावड़ा ले आया, क्योंकि इनकी डेयरी का काम है। देखो आप खुद सोचो, हम लोग तो बैंक वाले तो कोई चीजें लेके नहीं चलते साथ में। ये अपना फावड़ा ले आया, उठा के कस्सी ले आया, 2 लड़कों के सिर फाड़ दिए मेरे, अंदर टांके लग रहे उनको, इसका हाथ, अंदर हाथ तोड़ दिया एक का। पुलिस आई है, पुलिस का भी डंडा लेके मारना शुरू कर दिया, पुलिस के सामने भी मारा। किसी कंपनी से लिया गया पैसा समय पर लौटाना जरूरी होता है। नियम भी यही कहता है कि आप समय पर पैसा लौटाने के लिए बाध्य हैं। पैसे की कीमत जान देकर चुकानी पड़े तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बकाया राशि की वसूली के नाम पर गुंडागर्दी की गवाही देती ये तस्वीरें नियमों को और सख्त करने और लोगों के बीच जागरूकता की जरूरत का एहसास कराती है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं 6 दिन पहले बल्लभगढ़ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गोली मारकर भरत सिंह नामक युवक की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच DLF ने बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को धर दबोचा है। गिरफ्तार की गई महिला का नाम गीता है, जो मृतक भरत सिंह की बहू है। कुछ दिन पहले महिला के खिलाफ थाना सिटी बल्लभगढ़ में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपित महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर भरत सिंह को गोली मारकर हत्या करती थी। हत्या के पीछे का कारण प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। पुत्रवधू की निगाह थी और जो पुत्रवधू गीता है, इसने अपने एक प्रेमी संग मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी थी। और जो पुत्रवधू का जो पति विनोद है, ये मरने वाला उनका सौतेला बाप था। और भरत सिंह का जो अपना सगा बेटा है सूरज, उसकी पिछले साल ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। और उसके पश्चात उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी, वो अपने मायके चली गई थी। तभी से जो विनोद की पत्नी जो गीता है, उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की उसमें फिराक में थी। और इसीलिए उसने अपने जो दोस्त है जो जेल में था, उसकी जमानत भी करवाई थी पहले।
और अभी जमानत पर बाहर था, उसी से 4,000 रुपये देकर पिस्टल मंगवाई और घटना की रात उसने उसको नींद की गोलियां भी ला के दी, जो इसने अपने ससुर जो भरत सिंह और अपनी सास को भी नींद की गोलियां दे दी थी और रात को इसको युवक को बुलाया अंदर और उसने आके गोली मारी और दोनों मौके से फरार हो गए थे। और वहीं बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे अभिभावकों का निजी स्कूलों से टकराव लगातार जारी है। गुरुवार को सोनीपत में स्कूल स्टाफ और अभिभावकों के तनातनी का माहौल बना रहा। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की वैन को रोककर टायरों की हवा निकाल दी और मौके पर जमकर हंगामा हुआ और अभिभावकों ने सरकार प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के किसी भी चौक चौराहे से निजी स्कूल के वाहनों को नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो सोनीपत की तस्वीरें हैं जहां पर गुस्साए अभिभावकों ने हंगामा किया और स्कूल वैन के टायरों की हवा भी निकाल दी गई। और वहीं सोहना के किरणकी गांव में एक होटल में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, लेकिन होटल मैनेजमेंट की ओर से मृतक के परिजनों को मौत के कारणों की उचित जानकारी नहीं दी गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने होटल के गेट पर शव रखकर घंटों प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामे को शांत करवाया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की मांग की है। बोलाई थी कि उन्हें लिया, सीधा बोला कि एक्सपायर ऑन द स्पॉट, कोई ऐसे नहीं हॉस्पिटल में कुछ नहीं। और दूसरा बोले कि अभी तक इसका मैनेजर हमारे सामने नहीं आया, हम किससे जवाब दें? भी नहीं बता रहे, बच्चे को पूछ रहे हमारे पापा को, लोग कहाँ से दे हम लाके, क्या जवाब दे? आप बता दो कैसे देने? इसमें तो सरासर यही जा रहा होता कि इन लोगों ने मारा है, मरा नहीं है, वो मारा है। शाम को बंदा ड्यूटी आता और सुबह 7:30 बजे तक कोई इतना नहीं होती, रात को किस टाइम मारा किस टाइम नहीं मारा। और दूसरी बात ये देखो, इतना बड़ा होटल होने के बावजूद इनके पास कोई सुविधा नहीं, गार्ड है, गार्डन तक कोई मैसेज नहीं मिला, कोई प्रशासन से अभी तक भी नहीं बता रहे कि इसको न्याय मिले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।